तीन भाई। समरपुर गांव में तीन भाई सोहन, मोहन और मदन अपनी माँ के साथ रहा करते थे। वे अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे। उनके पास गांव में खेती की सबसे अधिक जमीन थी, इसीलिए सभी गांव वाले उनसे जला करते थे। खासकर गांव के मुखिया की नज़र उनकी जमीन पर थी। और इधर विमला देवी अपने तीनों बच्चों को हमेशा इकट्ठे रहने का सबक सिखाती थी। मेरे बच्चों, बस यूं ही प्यार से मिलजुल कर रहो, नहीं तो ये जालिम दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। हम तीनों कभी अलग नहीं होंगे। समय के साथ साथ तीनों बड़े हो गए, लेकिन उनके बीच की एकता को जरा भी आंच न आई। मदन सबसे बड़ा था और पूरा घर का कारोबार वही संभालता था। विमला देवी उसकी बहुत इज्जत करती थी और हमेशा अपने छोटे बच्चों को उसके जैसा बनने के लिए कहा करती थी। अरे ये क्या, जब देखो तुम दोनों लेटे ही रहते हो। अपने भाई मदन का हाथ बटाया करो, कुछ काम करो, तुम अभी जवान हो बच्चों। क्या माँ, आप हमेशा मदन भाई की ही तारीफ करते रहते हो। काम तो मैं और मोहन भी करते हैं। ये उनके परिवार में फूट की शुरुआत थी। धीरे धीरे तीनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और इसका फायदा गांव के मुखिया ने उठाया। अरे सोहन, मोहन, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं मुखिया चाचा, बस ऐसे ही परेशान हैं। सोहन और मोहन मुखिया को सारी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर मुखिया उनसे कहता है, अगर मेरी बात मानो तो तुम सारी जमीन के हकदार हो सकते हो। वो कैसे भला काका? ये लो पुड़िया, इसमें से थोड़ी थोड़ी दवा रोज अपने भाई मदन को दिया करो। सोहन और मोहन मुखिया की बातों में आ जाते हैं और वो रोज थोड़ी थोड़ी दवा मदन के खाने में मिलाकर उसे देने लगते हैं। दवा के असर से मदन दिन पर दिन कमजोर होता जाता है। मदन घर पे लेटा रहता और सोहन और मोहन खेतों में जाने लगे। ये देखकर विमला देवी को बहुत दुख हुआ। सोहन और मोहन ने अपनी माँ के भी कान भरने शुरू कर दिए। मामा, देखा, हम कहते थे ना मदन भाई कितना आलसी है, लेकिन तुम तो हमारी बात मानती ही नहीं थी। अब देख लो कैसे सोए हैं वहां पर और काम हम कर रहे हैं धूप में। घर आकर विमला देवी ने मदन की खूब डांट लगाई। अपनी तरकीब को कामयाब होता देख मुखिया ने सोहन और मोहन को अपने घर बुलाया और उन्हें दावत दी। जब इस बात का पता विमला देवी को चला तो उसकी समझ में सारी बात आ गई और उसने सोहन और मोहन पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन विमला देवी ने सोहन और मोहन को मदन के खाने में पुड़िया से दवा मिलाते देख लिया। विमला देवी ने सोहन और मोहन की खूब डांट लगाई। माँ, हमसे गलती हो गई, मदन भैया हमें माफ कर दो। विमला देवी ने वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने मदन का इलाज किया। कुछ ही दिनों में मदन फिर से ठीक हो गया और तीनों भाई अब एक हो गए थे। उनकी जमीन को कोई हथिया नहीं सकता था। किशनलाल की चांदपुर में एक कार वर्कशॉप थी। वो बहुत ही कुशल कार मैकेनिक था। जैसी भी बिगड़ी हुई कार हो वो उसे मिनटों में ठीक कर देता था। आसपास के गांवों से भी लोग उसके पास अपनी कारें ठीक करवाने आया करते थे। किशनलाल की दुकान पर कारों की लंबी लाइन लग जाया करती थी। किशनलाल ने अपनी सहायता के लिए 4-5 कुशल मैकेनिकों को रखा हुआ था। अरे छोटू, क्या हुआ है उस गाड़ी में? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? बस उस्ताद, 5 मिनट का समय दीजिए, अभी ठीक कर देता हूँ। उसका प्लग लगाना है। हाँ छोटू, जल्दी से इस गाड़ी को निकालो, देखो और गाड़ियाँ भी लाइन में लगी हैं। एक दिन तो किशनलाल की वर्कशॉप और उसके बाहर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह ही नहीं बची। यह देखकर उसके आस पड़ोस के दुकान वाले उसे बोलने लगे, अरे भाई किशनलाल, गाड़ियाँ उतनी ही मंगाया करो जितनी ठीक कर सको। सारी जगह तुम्हारी गाड़ियां घेर लेंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भाई साहब, मैं क्या करूं? लोग गाड़ियां लेकर आ जाते हैं तो उन्हें ठीक करना ही पड़ेगा ना, मैं उन्हें मना तो नहीं कर सकता। भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उपाय भी तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा ना। किशनलाल काम से थका हारा रात को घर आता है और अपनी दुकान के आगे लगने वाली भीड़ के बारे में सोचने लगता है। किशनलाल को चिंता में देखकर उसकी पत्नी पूछती है, क्या बात है जी, क्यों परेशान हो? अरे क्या करूं भगवान, काम ही इतना है। दुकान के अंदर और बाहर गाड़ियां खड़ी करने की जगह ही नहीं है। अब तो पास पड़ोस के दुकान वाले भी झगड़ने लगे हैं। ग्राहकों को मना भी तो नहीं कर सकता ना। किशनलाल की पत्नी कुछ सोचकर उससे कहती है,
अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप भूमिगत दुकान क्यों नहीं खोल लेते जैसी शहरों में होती हैं? जरा सोचो, कितना दिमाग की बात है ना। हमारे पास तो जगह है, जमीन है, हमें कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। समझदारी से काम लो और भूमिगत दुकान खोल लो। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मैं कल ही भूमिगत दुकान बनवाता हूँ। अगले ही दिन से किशनलाल भूमिगत कार वर्कशॉप का काम शुरू कर देता है और 1 हफ्ते के अंदर उसकी भूमिगत कार वर्कशॉप बनकर तैयार हो जाती है। अब किशनलाल के पास जगह की कमी नहीं होती। भूमिगत कार वर्कशॉप खोलने के बाद किशनलाल का काम दोगुना हो गया और उसके पास पड़ोसी भी खुश हो गए। उस्ताद, दुकान में जगह नहीं है, गाड़ी को कहाँ भेजूं? अरे छोटू, भेज दे भूमिगत कार वर्कशॉप में, अब तो अपने पास नीचे भी जगह है ना। विशाल कद्दू। रामदीन चंद्रपुर गांव में रहने वाला एक किसान था। वो अपने खेतों में कद्दू उगाया करता था। उसके खेतों में कद्दू की बहुत अच्छी फसल होती थी। वो हरे कद्दूओं को सब्जी मंडी में ले जाकर सब्जी बनाने के लिए बेचा करता था। उसके खेत के कद्दूओं की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भाई रामदीन, कितना माल लाए हो? सेठ जी, 1 ट्रॉली माल है आज। अरे रामदीन, तुम तो जितना माल लाओ उतना ही कम है, हाथों हाथ बिक जाता है तुम्हारा माल। भाई क्या डालते हो ऐसा अपने खेतों में? और वो कद्दूओं को पक जाने के बाद उन्हें मिठाई बनाने की फैक्ट्री में बेच दिया करता था। उसके कद्दूओं से बनी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करती थी, क्योंकि वो कभी भी अपने खेतों में केमिकल खाद नहीं डालता था। एक दिन जब वो शहर से वापस आ रहा था, तब उसने एक जगह लिखा हुआ पढ़ा कि बागवानी विभाग ने एक प्रतियोगिता रखी है, जिसके खेतों का कद्दू सबसे विशाल और सुंदर होगा उसे इनाम दिया जाएगा। रामदीन ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने की सोची और लग गया अपने खेतों में विशाल कद्दू उगाने। उसने विशाल कद्दू उगाने के लिए अपने घर के पास ही एक हिस्से में बीज लगाया और जब उसमें बेल निकल आई तो उसकी खूब सेवा करने लगा। रामदीन की मेहनत रंग लाई। देखते ही देखते उसके खेत में बहुत ही विशाल कद्दू पैदा हो गया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये कद्दू इतना विशाल था कि उसे वहां से ले जाना मुश्किल था। बागवानी विभाग के अधिकारी रामदीन के खेत में उसका कद्दू देखने आए। उन्होंने उस कद्दू की जांच की और रामदीन की खूब तारीफ की। वाह भाई रामदीन, तुमने ऑर्गेनिक खेती करके इतना विशाल कद्दू उगाया है, पहले इनाम के हकदार तो तुम ही हो, ये लो अपना इनाम। समय बीतता गया। रामदीन का कद्दू पककर सूख गया, लेकिन वो गला नहीं, वो और भी मजबूत हो गया। रामदीन ने उसे वहां से नहीं हटाया। एक साल गांव में बहुत तेज तूफान आया। सभी लोगों के घर और झोपड़ियां उड़ गईं। रामदीन के घर की छत भी उड़ गई। हे प्रभु, तूने मेरी छत उड़ा दी, अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? मकान बनाने में तो समय लगेगा। तभी अचानक रामदीन को विशाल कद्दू देखकर एक आइडिया आया। उसने अपने औजार उठाए और विशाल कद्दू को काटना शुरू किया। उसने उस कद्दू में एक दरवाजा बनाया और 2 खिड़कियां बना दी और उसने उस कद्दू को अंदर से खाली किया और हो गया रामदीन का कद्दू घर तैयार। रामदीन अपने परिवार के साथ उस विशाल कद्दू में बनाए घर में रहने लगा और एक बार फिर सभी लोग रामदीन की अकल की दाद देने लगे और मुसीबत पड़ने पर प्रतियोगिता के लिए उगाया गया विशाल कद्दू रामदीन के लिए घर बन गया। विशाल चिकन दौड़ चैलेंज। बहुत दिन पहले महाकाय करके एक गांव था। उस गांव में कुछ लोग के पास विशाल मुर्गियां थी। वह मुर्गियां जमाने से उसी मालिक के पास रहा करते थे। हर साल उन विशाल मुर्गियों पर एक चिकन रेस का आयोजन करते थे। जो भी उस रेस में जीतेगा उसके मालिक को गांव का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। एक दिन रेस का ऐलान हो रहा था। सुनो भाई लोग, कल रविवार को रेस का आयोजन हो रहा है। जो भी भाग लेने वाले हो अभी आकर रजिस्टर कर लेना।
तभी एक आदमी रंजित वहां पर अपना नाम रजिस्टर करने के लिए आता है। मेरा भी नाम लिख दो भाई, इस साल मैं भी इस रेस में भाग लूंगा। उधर ही बेटा उस गांव का प्रेसिडेंट आकर ऐसा बोला। क्यों रे रंजित, बहुत चर्बी चढ़ गई है, तुम हमारे मुकाबले करोगे क्या? मेरे बेटे से पंगा लेगा तू? अरे क्यों नहीं साहब, हम ऐसे ही रह जाएंगे क्या? हमको भी मौका दो प्रेसिडेंट बनने का। तू क्या प्रेसिडेंट बनेगा रे? तुम लोगों का काम हमको सेवा करना है, देखते हैं कौन जीतेगा। ऐसा बोलकर प्रेसिडेंट वहां से चला जाता है, लेकिन दुर्बुद्धि के साथ एक प्लान भी बनाता है। उसी दिन की रात को प्रेसिडेंट कुछ लोगों को भेजकर रंजित की विशाल मुर्गी को मारने के लिए बोलता है। फिर प्रेसिडेंट के आदमी जाकर रंजित की विशाल मुर्गियों को बड़े चाकू से मार देते हैं। अगले दिन की सुबह, अरे किसने किया है यह काम? कैसे मार दिया मेरे मुर्गी को? अब मैं रेस में कैसे भाग लूंगा और जीतूंगा क्या? ऐसा सोचकर उदास घर के बाहर बैठा रहा। तभी प्रेसिडेंट की बेटी सीमा अपने विशाल मुर्गी के ऊपर बैठकर वहां से गुजरने लगी। उदास रंजित को देखकर उसने ऐसा पूछी। अरे क्या हुआ रंजित, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं सीमा, तुम्हें मालूम नहीं है आज मुर्गियों का रेस है। मैंने सब तैयारियां करके रखा था, लेकिन कल रात को किसी ने मेरा मुर्गी को मार डाला। अब मैं क्या करूं? अरे तुम घबराओ मत, तुम मेरे मुर्गी को लेके जाओ। मैंने भी इसको रेस के लिए ही तैयार किया है, तुम जरूर जीतोगे। तब रंजित सीमा की मुर्गी को लेकर मुकाबले में चला जाता है। वहां पर सब लोग अपने अपने मुर्गियों पर बैठे तैयार हो गए। जैसे ही मुकाबले का अनाउंसमेंट होने ही वाला था, तभी रंजित अपने मुर्गी पर बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट और उसका बेटा रंजित को देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग लाइन में आकर मुर्गियों के साथ खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो जाता है। सब मुर्गी तेजी से भागने लगे। तभी प्रेसिडेंट, अरे रेस में सब लोगों को मैनेज कर लिया है, लेकिन इस रंजित का क्या करें? इतने में रंजित की मुर्गी तेजी से दौड़कर प्रेसिडेंट की बेटे की मुर्गी को पीछे छोड़कर रेस जीत जाता है। सब लोग रंजित प्रेसिडेंट करके चिल्लाने लगते हैं। रंजित की जीत देखकर प्रेसिडेंट और उसका बेटा मुंह छुपाकर भाग जाते हैं।